वंदे मातरम। नेटवर्क 10 में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कि जब कोरोना के इस पूरे काल में आप देखें पूरा विश्व परेशान है। हर किसी को लगातार ये कहा जा रहा है कि घर में रहिए, घर में रहेंगे सुरक्षित रहिए, दूरी का पालन कीजिए। ऐसे में ही एक ऐसा वर्ग भी है जो लगातार सड़कों के ऊपर है, जो लगातार हमारी सुरक्षा कर रहा है, चाहे वो अपराध से हो और चाहे वो कोरोना की इस महामारी से हो, अपनी जान जोखिम में डालकर। और देखिए कि लोगों में आज उसकी छवि एक दोस्ताना बनी है। जिस छवि को सुधारने के लिए बड़े बड़े प्रयास हुए, आज वो छवि अपने आप, वो मानवता अपने आप दिखे। जी हम बात कर रहे हैं पुलिस की। और पुलिस एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में व्यापक है। ये पुलिस ही है। जब आदमी कहीं संकट में होता है और सामने से कोई भी एक खाकी वर्दी वाला आदमी दिख जाए तो उसमें हिम्मत आ जाती है कि यार यहाँ से मैं सुरक्षित निकल सकता हूँ, क्योंकि पुलिस ही है जो आपका हौसला भी बढ़ाती है। ये ज़रूर है कि कभी कभी उस पर उसकी छवि को धूमिल करने के प्रयास भी होते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि वो कुछ लोगों के कारण एक नकारात्मकता उसमें आ जाती है आज। लेकिन अगर हम बात करें पूरे इन बीते दिनों की, कोरोना के अंदर जो पुलिस की एक छवि बनी है वो अपने आप में बड़ी खास है। उसके अलावा आप देखें तो उसकी भी अपनी परेशानी है, उसका भी अपना परिवार है। कैसे वो उन सबके साथ तालमेल करते हुए अपनी जो ड्यूटी है उसे निष्ठा के साथ निभा रहा है। कितना दिमाग पे उसके प्रेशर होगा आप सोचिए। और आज इन्हीं सब तथ्यों पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी हैं। हमारे साथ अभिनव कुमार जी हैं जो आईजी गढ़वाल हैं, उत्तराखंड से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अभिनव जी। हमारे साथ केसर खालिद जी हैं जो आईजी हैं, मुंबई हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संजय गुंजाल जी हैं जो आप भी उत्तराखंड से आते हैं और एसडीआरएफ आपदा जो बहुत अहम है उसको देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सभी लोग जिस तरह मुस्कुरा रहे हैं, अभी अभिनव जी ने नाम सुन के एक मुस्कुराहट दी, लगता है कि शायद सब आपस में एक कहते हैं उधर मुस्कुराहट केसर खालिद जी के चेहरे पर भी आई। नाम सुनकर लगता है कि कुछ विषय अच्छा खुलेगा। मैं सबसे पहले अभिनव जी आपके पास ही आऊँगा कि जिस तरह पुलिस की छवि में अचानक बदलाव आया है, क्योंकि आप उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जो टूरिज्म जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में वहाँ पुलिस को एक नाम दिया गया था मित्र पुलिस। और उस मित्र पुलिस ने जो जिस तरीके से अब काम किया है, तो मित्र से भी अलग अगर कोई नाम हो सकता है तो मैं यही कहूँगा अति मित्र पुलिस। वर्तमान में लोगों के जो जहन में पुलिस की जो छवि है वो वैसी बन चुकी कि लोगों के अंदर एक जुड़ाव आया है पुलिस के साथ। तो जिस तरीके की आज स्थिति है उसे बनाए रखने में आगे बड़ी मेहनत करनी होगी। उसके अलावा वास्तव में अपराध को रोकने के लिए जो वो सख्त एक छवि होनी चाहिए उसे भी लाना होगा। और तीसरी बात अगर हम करें तो जो प्रेशर है उस प्रेशर को उस सिपाही से, क्योंकि देखिए अधिकारियों का बूस्टअप ही नीचे स्तर पर एक कहते हैं ना खुशहाली लाता है। उस जो एक सिपाही है वो बड़े तनाव में रहता है क्योंकि पूरा दिन वो सड़कों पर खड़ा है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उसके उस तनाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए, क्योंकि वो भी अपने परिवार को छोड़कर आता है, उसको भी डर है। इस कोरोना का डर सबको है। ये अलग बात है कुछ लोगों को ना हो, लेकिन वास्तविकता यही है कि डर सबको है। तो ऐसे में उसको लेकर क्या सुधार होने चाहिए। और जो आम पुलिस वाला है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो एक होम गार्ड वाला है, उसके लिए भी आप किस तरीके से उसका जो मानसिक प्रेशर है वो उस पर उस तरीके से ना आए। और कुछ घटनाएं जैसे बीच में बहुत सारी घटनाएं आत्महत्या को लेकर भी आई कि बहुत सारे लोगों में ऐसी चीज़ें हुई हैं। ऐसे में उसे लेकर क्या क्या तैयारियां हैं और क्या होना चाहिए, और एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी, ना सिर्फ इस शो पर आमंत्रित करने के लिए बल्कि इस शो के सहारे
मेरे जो दो अभिन्न मित्र हैं, मेरे बैचमेट्स हैं, श्री कैसर खालिद और श्री संजय गुंजियाल, हम तीनों को ही एक साथ एक मंच पे लाने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आप और आपके दर्शकों को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पहले बात करें जो कोरोना से जो पुलिस ने जो चुनौती फेस की है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। वर्तमान में लगभग पूरे देश भर में 45,000 पुलिसकर्मी कोरोना में पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि टोटल जो हमारे देश में केसेस हुए हैं उसका लगभग 2.2% के आसपास है। तो जो हमारे देश में केसेस की संख्या और उनमें पुलिस की जो भागीदारी है, जो हमारे देश की कुल आबादी है और उसमें जो पुलिस की भागीदारी है, उससे कहीं अधिक अनुपात में पुलिसकर्मी हमारे कोरोना से संक्रमित हुए हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पुलिस के जो हमारे सारे कर्मी हैं पूरे देश भर में, वो एक्सट्रीमली हाई रिस्क ग्रुप में हैं। और उसमें होने के बावजूद मैं कम से कम उत्तराखंड का तो अपना अनुभव बता सकता हूं, और मेरे साथी संजय गुंजियाल जी, ये भी हम दोनों ही बहुत करीबी तौर से इस अभियान में साथ लगे हुए हैं। शुरू में गढ़वाल रेंज का चार्ज संभालने से पहले कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम का मैं इंचार्ज था, और गुंजियाल साहब जो इवैक्यूएशन टीम थी हमारी उसके इंचार्ज थे। और अब गढ़वाल रेंज में आने के बाद गुंजियाल साहब ना सिर्फ SDRF देख रहे हैं, बल्कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम और इवैक्यूएशन और से जुड़े हुए सारे पहलुओं को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने ये पाया कि 5 महीनों के बाद भी हमारे सारे साथी पुलिसकर्मियों का जो जज्बा है वो बरकरार है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोरोना काल में भी किसी ने किसी भी जोखिम भरी ड्यूटी से, जिसमें चाहे वो डेड बॉडीज़ का डिस्पोजल हो, चाहे वो कोरोना हॉस्पिटल्स की रखवाली हो, चाहे वो पेशेंट्स को इधर से उधर ले जाना हो, चाहे वो कोरोना संक्रमित कैदियों से डील करना हो, इन सारी चीज़ों में हमारे पुलिसकर्मियों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया है। कभी किसी ने ऐसी कठिन ड्यूटी या ऐसी जोखिम भरी ड्यूटी पर जाने से नानुकुर नहीं किया है, इनकार नहीं किया है। और जहाँ तक रही उत्तराखंड की बात, अभी तक हम लोग बहुत इस मामले में समझाऊँ भाग्यशाली रहे हैं। जैसा मुझे जानकारी है, बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र में, दिल्ली पुलिस में, उत्तर प्रदेश में, कई प्रदेशों में कोरोना से हमारे जो साथी संक्रमित हुए हैं उनमें कई की जान भी जाती रही है। बट हमारे यहाँ उत्तराखंड में अभी तक जो भी केसेस हुए हैं कोरोना के, पॉजिटिव केसेस की संख्या भी अभी लगभग 50-60 केसेस ही हुए हैं अभी तक, जो मेरी जानकारी में है, और अभी तक उनमें कोई कैजुअल्टी नहीं हुई है। और वरिष्ठ अधिकारियों के रूप में हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा कि इस महामारी से निपटने के लिए जो हमारे फ्रंटलाइन पुलिस के कर्मचारी हैं उनको हम बेस्ट पॉसिबल फेस मास्क, सैनिटाइज़र, इसके अलावा PPE किट, जो भी उनको सुविधा या उपकरण हमें उपलब्ध कराने हैं, वो समय समय पर उनको हम लगातार कराते जाएं। यदि हमारे यहाँ कोई कर्मचारी या उसके परिवार के लोग संक्रमित होते हैं तो हम उनकी उचित तरीके से देखभाल करें, और साथ ही साथ पब्लिक की जो सुरक्षा की हमारी जिम्मेदारी है उसको भी लगातार निभाते रहें। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुनहरा अवसर है। पुलिस के बारे में जो लोगों की गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, या जैसा आप ये भी चीज़ आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट की, कई बार पुलिस के अपने कार्यों में कुछ ऐसी कमियां रहती हैं जिसकी वजह से वो हम लोग आलोचना का पात्र बनते हैं। तो कुल मिला के ये कोरोना काल हमारे लिए एक बहुत मुश्किल चुनौती भी है, पर एक बहुत सुनहरा अवसर भी है कि हम फिर से भारत की जनता में, अपने प्रदेश की जनता में पुलिस के प्रति जो एक विश्वास की कमी आ गई थी उसको हम फिर से जगाएं। बिल्कुल, उसे फिर से जगाना भी चाहिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सुनहरा अवसर भी है, जैसा अभिनव जी ने बताया। मैं कैसर खालिद जी आपके पास आना चाहूँगा कि अगर देखें आप, तो पुलिस के सामने चुनौतियां हमेशा बनी रहती है, और ख़ासकर जब अपराध की बात आती थी तो भी बहुत ज़्यादा सारी जिम्मेदारी अगर देखें तो सब, चाहे राजनेता है और चाहे पक्ष विपक्ष, कहीं कोई भी है, और पब्लिक की आशाएं भी, हर चीज़ पे पुलिस पे फोकस रहती है। लेकिन अब जब कोरोना के वक्त पुलिस ने जो अपना दूसरा एक मानवता वाला चेहरा दिखाया, मैं देख रहा था लगातार आप भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रहे थे उसमें,
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आप देखें तो मैं बहुत एक कटु बात आपको बोलने जा रहा हूं और शायद आप लोग सहमत भी होंगे। जब पुलिस लाइन की बात होती है तो मैं देखता हूं कि आज भी जो पुलिस के आवासीय सेक्टर्स हैं कहीं पे भी, जब वहाँ कार्य करने की बात होती है तो फंड के लिए हाथ खड़े हो जाते हैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों के। और वो जो कॉलोनियाँ हैं जहाँ वो रह रहे हैं, वहाँ के हालात आए दिन सबको पता है किस तरीके कब के वो मकान बने हुए हैं, उस पर कोई ध्यान बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता। लेकिन जब बात होती है कि कोरोना के अंदर सबसे अहम जिम्मेदारी कौन निभाएगा, तो पुलिस निभाएगी। अपराध के खिलाफ अभियान कौन चलाएगा, गोली कौन खाएगा, पुलिस खाएगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। और आज जब इतने सारे, जिस तरीके से अभिनव जी ने बताया कि 45,000 पुलिसकर्मी संक्रमित हैं कोरोना के अंदर और बहुत सारे मैं कहूँगा शहीद भी हो चुके हैं उससे, ऐसे में जब सारी चीज़ें आती हैं तो कहीं ना कहीं उनके परिवार और उनका जो मानसिक तनाव है उसे लेकर क्या तैयारी है और आगे क्या आप देखते हैं कि, क्योंकि बात उस पुलिस वाले की है जो आज अपनी जान हथेली पर डालकर बाहर खड़ा है हमारे लिए, देश के लिए, कि किसी भी तरीके से ये फैले ना, लोग मान जाए। लेकिन उसके ऊपर कितना प्रेशर, उस प्रेशर को लेकर क्या होना चाहिए और वास्तव में जो लोग जहां रह रहे हैं, जो पुलिस लाइन है, जो आवासीय परिसर है, उन्हें लेकर भी जो आज फंड की बात होती है, तो ऐसे में तो बहुत सारे सोशल एनजीओज बहुत सारे हैं देश के अंदर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको भी कुछ सोचना चाहिए, कुछ अच्छे कदम उठाने चाहिए। और ये जो उनके आवासीय परिसर बनने की बात है या उनके लिए स्कूल या उनके लिए कुछ ऐसे संस्थान खुलने की बात है, तो उसमें भी आगे आना चाहिए। जी केसर भाई क्या कहना चाहेंगे? जी संजय जी, इसमें 2-3 हिस्से हैं आपके क्वेश्चन में। एक तो पहली बात यह है कि जो आपने चैलेंज की बात की कोरोना की, चूँकि मुंबई वो शहर था जिसमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से आया, फैला। और पुलिस को अगर आप देखिएगा हिस्टोरिकली स्पीकिंग, इस किस्म की इमरजेंसी की कोई ट्रेनिंग नहीं थी। और मुंबई में ख़ासतौर से अगर आप सिचुएशन देखिएगा तो मुंबई में जो पुलिसमैन हैं वो मुंबई में हाउसिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की हाउसिंग है बनी हुई, उसके अलावा एक बहुत बड़ा जो नंबर है हमारा, वो बहुत दूर दूर 40, 50, 60 किलोमीटर दूर रहता है और वहाँ से वो रोज़ अप डाउन करता था। ट्रेन जब चालू थी तो 1 घंटे में, 1.5 घंटे में ये हो जाता था। अब जब ये कोरोना का इशू आया तो लोकल ट्रेन्स बंद हो गई। लोकल ट्रेन बंद हो गई लेकिन ड्यूटी बंद नहीं हुई, तो हमें तो ड्यूटी पे रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ जो खाने के दोपहर में जो होटल्स थे, रेस्टोरेंट थे, सारे बंद हो गए। मतलब और आने और जाने में अब गाड़ियों को यूज़ करना पड़ा, अपनी जो मोटरसाइकिल होगी या जो कुछ भी होगा। तो हमारा ड्यूटी आवर्स पहले से बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया। चूँकि इनिशियली ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करें। मास्क अपनी जगह पे है, हैंड सैनिटाइज़र अपनी जगह पे है, लेकिन जब आप नाका लगाते हैं और लोगों को चेक करते हैं, डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, तो आपका एक प्रॉक्सिमेट कॉन्टैक्ट, नज़दीक का कॉन्टैक्ट लोगों के साथ होता है और उसमें चांसेस जो हैं ट्रांसमिशन के बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था कि पब्लिक को ये बताना कि रोड पे मत आओ, घर के बाहर मत आओ। ये जहाँ बड़े बड़े मकान हैं, खुला एरिया है, वहाँ तो आप आसानी से शायद समझा लें, लेकिन जहाँ बहुत कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, स्लम्स हैं, जहाँ की पॉपुलेशन, जैसे साउथ मुंबई की पॉपुलेशन है अंदाज़न 40,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। स्लम्स में करीब करीब इससे ज़्यादा डेंसिटी है, तो वहाँ लोगों को आप कैसे समझाइएगा? और वो फिर के उनको परसुएट करना कि नहीं भाई तुम्हारे लिए है ये इम्पोर्टेंट, तुम मत आओ। और आप समझिए कि जहाँ कॉमन टॉयलेट्स होंगे, जहाँ छोटे एक रूम में 10-15 आदमी रह रहे होंगे या एक पूरा परिवार रह रहा होगा, 1 BR, बल्कि झुग्गियों में तो 1 BR भी नहीं होता है। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी थी और इनिशियली हमें काफ़ी इसमें आप ये समझिए कि बड़ा चैलेंज था। बट धीरे धीरे करके थोड़ी ट्रेनिंग, थोड़ी उनको काउंसलिंग और तरीके आते गए, चीज़ें होती गई, तो थोड़ा आराम का हो गया, इन द सेंस कि थोड़ी ईज आउट हो गई। लेकिन जो बड़ा इशू आप यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो है हाउसिंग का। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो आप अगर इंडिया को ओवरऑल लीजिएगा तो इसमें एक सेक्शन है जिसको आप कहते हैं मेट्रोपॉलिटन पुलिसिंग। दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, इस चेन्नई है, बड़े शहर जो हैं, अहमदाबाद है,
अब मेट्रोपॉलिटन शहरों का पिछले 30-35 सालों में बहुत तेज़ एक्सपेंशन हुआ है, रियल इस्टेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इम्पॉसिबल है ऑफिसर्स के लिए भी वहाँ पे घर अफोर्ड करना। हमारे जैसे ऑफिसर्स घर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कांस्टेबल तो घर अफोर्ड कर ही नहीं सकते। उसके चलते उनको बहुत दूर शहरों से जाना पड़ा, 30-40 किलोमीटर दूर तक, जहाँ वो घर अफोर्ड कर सकते हैं। फिर वहाँ से आने जाने की जो प्रॉब्लम्स है, फिर बच्चों का सुपरविजन नहीं होता है। अच्छा, पहले कंसेप्ट ये था कि छोटे शहरों में, मिडिल शहरों में पुलिस लाइन हुआ करती थी, तो लोग एक साथ रहा करते थे, तो वहाँ कुछ हॉस्पिटल का अरेंजमेंट करना, वहाँ पे कुछ स्कूल का अरेंजमेंट करना आसान था। बट ये डिस्पर्सल जब से हुआ तब से बहुत ही मुश्किल हो गया है। अच्छा, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी के मुकाबले में हमारी जो वर्किंग आवर्स है वो नॉर्मली औरों से बहुत ज़्यादा है, 1.5 गुना भी बहुत बार होती है। तो ऐसे इश्यूज़ में हमको लगता है कि गवर्नमेंट के लेवल पे हमको बहुत स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे पुलिस मैन के हाउसिंग के रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए। वो मार्केट रेट पे ज़मीन खरीद करके फ्लैट नहीं बना सकता, मकान नहीं बना सकता है, ये उसके कैपेसिटी के बियॉन्ड है। और उसको जो ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है वो 12 घंटे के 24 घंटे ड्यूटी पे समझा जाएगा, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। तो अगर आपको आदमी 24 घंटे भी चाहिए ड्यूटी पे, अवेलेबल चाहिए, जब आप चाहते हैं तब वो रहे, तो आपको उनकी हाउसिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। कुछ सब्सिडाइज या गवर्नमेंट के प्लॉट्स या इस किस्म के, जैसे यहाँ पे माडा की स्कीम्स हैं जहाँ कि आप एक फेयर रेट पे घर दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये रिक्वायरमेंट धीरे धीरे करके कंट्री के जितने मेजर टाउन्स हैं सब में आएगी, और वहाँ पे पुलिसमैन के लिए हमें कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रांगली और प्रोएक्टिवली सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ एक मेजर इशू हमारा ये है, बिकॉज हमारा वर्किंग का जो स्टेशन है और हमारा जो घर है वो दोनों काफ़ी दूर दूर होता है, तो बच्चों पे ध्यान देना, उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान देना, उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना, ये बड़ा मुश्किल सा एक क्वेश्चन होता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों को एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसिडर करना पड़ेगा। इसमें चाहे हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर आएँ, गवर्नमेंट के तरफ से कुछ फंड हम डिवॉल्व कराएं, लेकिन सूनर और लेटर हमको इन इश्यूज़ को एड्रेस करना ज़रूरी है। और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि हमारी जो बिहेवियरल एटीट्यूड्स हैं या रिस्पॉन्सेस हैं उनको हमको रीट्रेन करना ज़रूरी है। चूँकि हमने मुंबई में बहुत नज़दीक से देखा है, हम लोग इस चीज़ के लिए ट्रेन नहीं थे कि अचानक से ऐसी कोई महामारी भी आ सकती है और जिसमें ये होगा कि हमको इन्फोर्स करने में खुद हमको अपनी जान को ख़तरा हो जाएगा। हमारा दुश्मन अगर हमको जान का नोन है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हमने इसके पहले क्राइम, टेररिस्ट, इनके खिलाफ अपने आप को रिस्पॉन्ड किया है और प्रॉपर प्रोटेक्ट करके रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन ये एक वायरस ऐसा है कि इसमें दुश्मन आपको मालूम नहीं है वो कहाँ है, किधर है। उस वजह से हमारे बहुत सारे लोगों में, जैसे कि अभिनव जी ने बताया, हज़ारों की तादाद में लोग संक्रमित हुए हैं, बल्कि महाराष्ट्र में डेथ भी अच्छा खासा है। ख़ुद कई ऑफिसेस में 40-40, 50-50 कर्मचारी अफेक्टेड हो गए हैं। तो एक ऐसी ये इशू ऐसा है कि इस इशू में गवर्नमेंट, इस इशू में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के इनिशिएटिव लेने वाले लोग, इसमें सोसाइटी को साथ में आना पड़ेगा। अब समय आ गया है कि पुलिस के लिए किया जाए, क्योंकि अब वही पुलिस है जिसने आपको सुरक्षित किया है और आज भी वो आगे आकर लगे हुए हैं। हमारे साथ संजय गुंजाल जी भी हैं। संजय गुंजाल जी, जिस तरह, क्योंकि आप आपदा भी देख रहे हैं, आपदा में भी पुलिस चाहिए, कोरोना में भी पुलिस चाहिए, अपराध के लिए भी पुलिस चाहिए, हर तरफ हर ओर पुलिस चाहिए। लेकिन पुलिस को क्या चाहिए, इस पर बात जब करने की बात आती है तो हर ओर एक सन्नाटा सा हो जाता है। क्योंकि क्या वास्तविकता ये नहीं कि जो पुलिस का हाल है, अगर अभी जिस तरीके की बात हो रही थी, ट्रेनिंग की जब बात आती है, आधुनिकता की जब बात आती है, बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ों से आप वाकिफ़ भी हैं कि अपग्रेडेशन की बात तो होती है, लेकिन अपग्रेडेशन के लिए एक क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, फंड। आखिर पुलिस के लिए ही वो क्यों? अब तो समय आ गया है कि उसे चेंज किया जाए। अब देख गया है कि आप देखिए जिस तरह पुलिस ने एक छवि बदली है, अपने आप को एक नए तरीके से पेश किया। और अभिनव जी ने बोला है ये सुनहरा अवसर है। अगर ये सुनहरा अवसर पुलिस के लिए है तो ये सुनहरा अवसर उन नेताओं के लिए, राजनेताओं के लिए, सरकारों के लिए और या हमारे उद्योगपतियों के लिए, किसी के लिए भी हो, तो सभी के लिए है कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते कि पुलिस एकेडमी में हाईटेक किया जाए, जो हमारे थाने हैं उन्हें और हाईटेक किया जाए। अगर एसडीआरएफ की टीम है तो उसे
बहुत ज़्यादा जो एडवांस से एडवांस चीज़ें हैं वो दी जाए, क्योंकि जान तो सबकी कीमती है और एक व्यक्ति ऐसा है जो हजारों की जान बचा रहा है। संजय गुंजियाल जी। सबसे पहले तो मैं एक्चुअली आपके चैनल के माध्यम से श्री अभिनव कुमार जी और कैसर खालिद साहब, ये दोनों ही बहुत ही कर्मठ पुलिस अधिकारी है, पुलिसिंग के स्तंभ है, इनकी हर तरफ प्रशंसा होती है, तो उनका भी अभिवादन करना चाहूँगा। और मैं शुरुआत में क्योंकि अभिनव कुमार जी की बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया था और कैसर खालिद साहब की भी आधी बातें सुन पाया, लेकिन जो अभी आपने अपनी बातें कही है उसमें 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं को छुआ है। देखिए, पहले जैसे आपने कहा कि छवि की बात, अभी एक स्वर में सभी लोग, चाहे वो राजनेता हो या बिजनेसमैन हो, कंपनीज हो, तो देखिए पुलिस समाज का एक अनिवार्य अंग होने के बावजूद भी बहुत ही संगठित वर्दीदारी है और उसके बावजूद पर डे कई तरह के परफॉर्म करने के बाद 365 दिन लगातार काम कर रही है। 365 और 1/4 दिन 24/7 कार्य करने के बावजूद भी समाज की बड़ी सतत दृष्टि और पैनी दृष्टि इस पे रहती है और लगातार प्रतिदिन कई तरह की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पर डे, मतलब अपने को लगातार सफलता प्राप्त करने के बावजूद भी अपनी छवि के लिए लगातार प्रयासरत रहती है जी, संघर्ष प्रयासरत रही है। बट ये जो कोरोना फेस आया है, जो इस तरह की परिस्थितियां इसमें सामने आई है, इसमें एक स्वर में समाज के प्रत्येक वर्ग, चाहे वो समाज में पॉलिटिकल हो या फिर ब्यूरोक्रेटिक हो, चाहे हर तरफ से और पूरे देश में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तराखंड में हो या मुंबई में हो, पूरे देश में पुलिस के प्रति एक सकारात्मक जो है छवि भी आई और सकारात्मकता आई है। अब उसके साथ साथ जो आपने कहा है कि चाहे जैसे एकेडमी की बात कही आपने, अपग्रेडेशन की भी बात कही है, तो मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ कि सिर्फ संख्या में अलग नए नए पुलिस स्टेशन खोलने से मात्र नहीं होगा, इसको क्वांटिटी में नहीं देखे क्वालिटी में देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी गुणात्मकता को, जो इसके जो बेसिक मैंडेट है, पब्लिक की सेवा है, उसको कैसे बढ़ाया जाए। अब जैसे आपने कहा कि एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ तो एक पुलिस की ही एक अंग है और फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जैसे पुलिस के बाकी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे विंग्स है पुलिस के भी, चाहे वो फायर सर्विस हो चाहे रेडियो हो, लेकिन एसडीआरएफ भी उसी की तरह से है। तो इन्होंने अपने को ऐसे विपरीत और जिस तरह का जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे पुलिस हो चाहे अन्य विभाग हो, उनके इंस्टीट्यूशनल मेमोरी में इस तरह की कोई घटना पूर्व में नहीं हुई जिसके बेसिस पे हम कोई, अगर एसओपी पहले से कोई बनी नहीं थी, जैसे जैसे परिस्थितियां आती रही उस तरह से हमने अपने को अपग्रेड किया और ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्टिव रिस्पांस को देने के लिए हमने हर बार अपने सर्कुलर को, अपने एसओपी को लगातार अपग्रेड करके चेंज किया। आपने देखा होगा परिस्थितियां बहुत तेजी से चेंज हो रही है। जो पहले इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते थे, अब आपने देखा कई क्षेत्रों में कम्युनिटी लेवल पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हो रही है और उसमें जिनको फ्रंटलाइन वर्कर है वो खुद इसमें सबसे पहले सामने आ रहे हैं और उनमें कई लोग, जैसे अभी अभिनव कुमार जी ने भी शायद बताया है कि कई लोग खुद इन्फेक्शन उन पे आ चुका है। बट इसके बावजूद भी हम लोग लगातार अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग हाई रिस्क एरिया में, हाई रिस्क कैटेगरी में आ रहे हैं, उसके बावजूद कार्य कर रहे हैं। और जो हमारे उत्तराखंड की जो एसडीआरएफ है, जैसे आपने बताया कि इसमें हमारे करीब 39 लोग ऐसे थे जिन्होंने की ऑलरेडी इस तरह की स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग पहले से कर रखी थी। CBRN ट्रेनिंग कहते हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर, इस तरह की। और क्योंकि ये जो डिजास्टर जो आया है इसे बायोलॉजिकल में ला सकते हैं, उस लिहाज से हमारे वहाँ ऑलरेडी ट्रेनिंग पहले से थी और लोगों के पास इक्विपमेंट भी थे। इस वजह से जो हमारे तमाम तरह के इस बीच कार्य रहे, चाहे वो कंफर्म कोरोना पेशेंट के सामने उनको जो है आइसोलेशन वार्ड में रखने का हो, चाहे माइग्रेशन में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, चाहे डेड बॉडी के क्रिमेशन का काम हो, इन सभी को एसडीआरएफ के और पुलिस के जवान इसमें काम कर रहे हैं। और इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में काम करने के बावजूद भी अभी तक जो हम लोगों ने टाइमली प्रोटेक्शन गियर दिए है या पर्सनल इक्विपमेंट दिया, उसकी वजह से हम लोग अपने को काफी हद तक बचाने में और ड्यूटी को परफॉर्म करने में
सफल रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत लंबी लड़ाई है और इस लंबी लड़ाई में हम लोग मिलकर ही समाज को और हम लोग को सबको मिलकर ही लड़ना है। जी बिल्कुल, लंबी लड़ाई है और मिलकर लड़ना होगा, लेकिन मिलकर तो लड़ना होगा, मिलकर लड़ना भी चाहिए, लेकिन सामने वाले को भी ये देखना चाहिए कि जो आज पुलिस कर रही है उसमें उनके इस योगदान के लिए हमें क्या करना चाहिए। आम आदमी खाली ये कहे कि सब कुछ पुलिस करे और हम कुछ ना करें। अभिनव जी, क्योंकि अगर देखें आप अभिनव जी, वर्तमान का जो समय है 4 महीने से हर आदमी काम में लगा है और पुलिस वाले जिस तरीके से सुबह से लेकर रात तक कोई टाइमिंग नहीं है, सभी बता रहे हैं 24-24 घंटे भी काम करना पड़ रहा है और पूरी जान हथेली पे उसकी रहती है। ऐसे में उसको जो मानसिक तनाव है वो भी बहुत ज़्यादा रहता होगा उसे लेकर, क्योंकि जैसे आपसे उस दिन बात हुई थी, आपने बोला कि मैं मनोचिकित्सक एक ऐसा देख रहा हूं कि जो सब लोगों को एक काउंसलिंग करेगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होकर उनको, क्योंकि हमेशा ऐसा कहा जाता रहा है कि जैसे फौज के लिए कहा जाता है मनमोजी एक फौजी होता है, लेकिन जब सिपाही की बात आती है तो एक अलग ही छवि आ जाती है। लेकिन आज जो स्थिति हुई है उसे लेकर बड़े तनाव की स्थिति है। आप खुद एक स्पोर्ट्समैन हैं, अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में सारी गतिविधियां लगभग बंद हैं। मॉडर्न अगर पुलिस के अपग्रेडेशन की बात करें, थानों के अपग्रेडेशन की बात करें, वो भी अभी कहीं से कहीं तक नहीं है। वही पुराने ठर्रे पे थाने चल रहे हैं, वही 50 वर्ष पुराना थाना है, उस तरीके की सारी चीज़ें। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें चैलेंजिंग है, क्योंकि नए तरीके का वायरस है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसे लेकर जो बातें आप बोल रहे थे वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है और जो मानसिक तनाव है उसे कम करने के लिए शायद जैसे गाना बजाना, क्योंकि यहाँ पे केसर भाई भी हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, तो उनसे तो हम कह भी सकते हैं कि भाई शायद वो अपने लोगों को उस तरीके से कर लेते होंगे, अपने आसपास वालों को। और वो जो चीज़ें हैं जो उनको एक दिमाग से डिप्रेशन हटानी है, उसे लेकर क्या तैयारियां आपकी हैं, क्योंकि अभी लंबी लड़ाई ये चलने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें यह है कि जो कोरोना की वास्तविकता है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और वो वास्तविकता ये है कि अभी हमारे पास इसका कोई कारगर दवाई या इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, और संभवतः अगले साल के मध्य तक हम इस स्थिति में शायद हो पाएँ कि विश्वव्यापी स्तर पर इसका वैक्सीनेशन या कोई दवाई हम ढूंढकर उसका वितरण कर पाएँ। तो ये तो एक यथार्थ है और इससे बचा नहीं जा सकता। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी सभी पुलिस कर्मचारी, उनके परिवार को इसके लिए मेंटली प्रिपेयर करना है कि अभी लगभग कम से कम 8-10 महीने, अगर बहुत जल्दी सफलता मिली तब, और वरना कम से कम 1 साल हमें इन्हीं परिस्थितियों में लगातार जूझते रहना है। जहाँ तक रही डिप्रेशन की बात, इसकी बात मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकतर पुलिसकर्मी दबाव और तनाव में काम करने के आदी हैं। ये बात सही है कि कोरोना के काल में कुछ नई किस्म की चुनौतियाँ आई हैं जिनके लिए हम शायद पहले तैयार नहीं थे, पहले ट्रेन नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कर्मी जो कोरोना से जो स्ट्रेस लेवल हमको मिला है या जो टेंशन मिली है या जो समाज में जो प्रेशर आया है, इसके लिए हमारे कर्मी इसके आगे किसी भी तरीके से टूट जाएंगे। हमारे पुलिस बल में हमेशा से ही बहुत आत्मबल रहा है, और ख़ास तौर से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं कहूँगा कि हर वर्ष उत्तराखंड पुलिस बारिश के मौसम में दैवीय आपदाओं से जूझती है। अदरवाइज़ कांवड़ मेला और हरिद्वार जनपद में दुनिया भर की और जिसमें लाखों लोग आते हैं। तो चुनौतियों का सामना करना मैं समझता हूँ पुलिस के डीएनए में पहले से ही है। रही बात इस महामारी के चलते हमारे जो मूलभूत जो आधारभूत संरचनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें विकास की, निश्चित रूप से इसमें बहुत और काम करने की और बहुत और इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता है। लेकिन हम जितने भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, हम इस बात से भी भली भांति अवगत हैं कि हमारे देश में बेसिक हर सेक्टर में, हर महत्वपूर्ण सेक्टर में संसाधनों का अभाव है, रिसोर्सेज की कमी है,
और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पुलिस ही संसाधनों की कमी से जूझ रही है। अभी आपने देखा होगा हेल्थ डिपार्टमेंट भी हमारा संसाधनों की कमी से जूझ रहा है, स्कूल्स का अभाव है, टीचर्स का अभाव है। तो जो हमारा देश जिस इकोनॉमिक ग्रोथ के लेवल पे है, जिस प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे है, उसके चलते अभी आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कमियां तो बनी रहेंगी। और हम लोग जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि जो भी संसाधन हमें उपलब्ध कराए जाते हैं उनका ईमानदारी से सदुपयोग हो। ये बात सही है कि अगर सरकार और हमारे देश की जनता पुलिस विभाग की ज़रूरतों को और अहमियत देते हुए और संसाधन बढ़ाती है तो हम निश्चित रूप से हर जिम्मेदार पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी उस बात का स्वागत करेगा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश का में एक बहुत बड़ा रिसोर्स बेस है जो CSR के माध्यम से कई सेक्टर्स में जिसको यूज़ किया जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से मैं निश्चित रूप से ये ज़रूर अपील करना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हमारी बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, बड़ी बड़ी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड से जहाँ जहाँ पुलिस विभाग की भी मदद कर सकें तो वो उन्हें अवश्य आके करनी चाहिए। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि कोरोना के शुरू के ही काल में यहाँ कई स्वयंसेवी संस्था आईं और उन्होंने लाखों रुपए के मूल्य की सैनिटाइजर्स, PPE किट्स, मास्क वगैरह पुलिस विभाग को निःशुल्क उपलब्ध कराए जब हमारी एकदम तत्कालिक व्यवस्था थी। तो मैं समझता हूँ जहाँ एक तरफ धीरे धीरे हमारी सरकारें पुलिस विभाग में जो रिसोर्सेज है उनको उपलब्ध कराने में और बढ़ोतरी करेंगी, पर साथ ही साथ अगर हमारी देश की जनता उनके जो निजी संसाधन हैं उनका भी कुछ अंश अगर CSR के माध्यम से पुलिस विभाग के संसाधनों को सुधारने में लगाएगी तो सभी के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि फ्रंट लाइन के वर्कर है एकदम, जो कहते हैं ना पहली जो एकदम सेना है वो पुलिस है। और हमारे साथ संजय गुंजाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि जब बात होती है पुलिस की तो पुलिस का नाम आते ही बहुत सारे लोगों में एक अलग तरीके का पहले मैसेज आता था। आज उल्टा है, आज हर किसी को दोस्त मित्र सब पुलिस के अंदर दिख रहा है और लगातार पुलिस की तारीफ हो रही है। अभिनव जी ने बोला सुनहरा अवसर है हमारे लिए ये छवि को बचा के रखने के लिए। ऐसे में आप क्या मानते हैं संजय गुंजाल जी कि इस छवि को, क्योंकि बीच में आप देख रहे थे लगातार ये कहा जा रहा था खाकी का रंग ही चेंज कर देते हैं, कुछ और कलर कर देते, खाकी बड़ी बदनाम हो गई, आज उल्टा हो गया। खाली एक कोरोना के ये 4 महीने में सारी चीज़ें बदल गई। जो चीज़ बदलने के लिए बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब वास्तविकता ये है कि आप किस तरह इस छवि को बनाए रखेंगे और क्या ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिससे जो आम पुलिस वाला है, जो उसकी परेशानी है उसको भी समझा जाए और उसके भी जो घर परिवार है उसके लिए भी सोचा जाए। और क्योंकि मेहनत हर कोई कर रहा है, ये हर कोई है, चाहे वो अधिकारी है और चाहे वो पुलिस का वो एक आम सिपाही है, सबके लिए है। उसको लेकर क्या हमें सोचना चाहिए, क्या हमें करना चाहिए और वरिष्ठ अधिकारियों की जो भूमिका है वो क्या होनी चाहिए? देखिए, जो कोरोना जैसी अभूतपूर्व, जिसका कि पूर्व में कोई इतिहास नहीं रहा, इस तरह की जो परिस्थिति आई है उसमें पुलिस ने अपने को साबित किया है और बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में खरी उतरी है और पूरे देश की पुलिस खरी उतरी है। और उसके पीछे एक रीजन भी है कि जब लॉकडाउन हुआ तो आप भी जानते हैं कि स्टेट में, हर स्टेट में अलग अलग डिपार्टमेंट की संख्या हो सकती है, लेकिन आमतौर पर 60 to 70 डिपार्टमेंट होती है। उन 60 to 70 में जो 24/7 में लगातार कार्य कर रही है पुलिस, जिस तरह से जबकि लॉकडाउन में बाकी सभी लोग मोस्टली ड्यूटी पे नहीं थे या थे भी तो बहुत कम थे, एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थे, तो एक तरह से पुलिस को सिर्फ पुलिस के ही नहीं अन्य जो डिपार्टमेंट के कार्य है, जैसे कि फूड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है या कहीं पर कोई किसी मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो दवाइयाँ बांटना है, या एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में अगर कहीं किसी को एक जगह से दूसरी जगह पे कोई ट्रेवल का या ट्रांसपोर्टेशन का कोई मीडियम नहीं मिल पा रहा है तो पुलिस के द्वारा सहायता दी गई।
तो आपने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने अपने जो लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम और ट्रैफिक मैनेजमेंट है, इसके अलावा भी जो अन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो तात्कालिक आवश्यकता थी उसको काफी ज्यादा इन्वॉल्व होके कार्य किया। और वो भी एक रीजन था कि जो समाज का हर वर्ग है, जिसमें कि विशेष रूप से मीडिया है, सबके द्वारा इसको बहुत ज्यादा सहारा गया। लेकिन पुलिस के कार्य की जो प्रवृत्ति है ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये ऐसा कार्य है जब बेसिक कार्य में आ जाएंगे, जैसे क्राइम प्रिवेंशन हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, तो हर किसी को खुश नहीं कर सकती है। अगर एक पक्ष खुश है तो दूसरा पक्ष, जो पूरा पक्ष होगा, वो नाखुश रहेगा। तो ये इस तरह का डिपार्टमेंट नहीं है। तो इसलिए भी इसकी जो अंदरूनी जो इसकी चुनौती है अपनी छवि को बरकरार रखने की, ये बनी रहेगी। और ये पूर्व में भी थी और भविष्य में भी रहेगी। हाँ, लेकिन जो ये परिस्थिति आई और इस परिस्थितियों में पुलिस ने जिस तरह से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अपना दिया है, उसकी वजह से ये जरूर है कि पब्लिक के बीच में या जो पॉलिसी मेकर है उनके बीच में पुलिस के लिए जो डिजास्टर के समय विपरीत परिस्थितियों में इसके मैंडेट को और बढ़ाया जा सकता है। आज की तारीख में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें जो पुलिस का रोल एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में बड़ा सीमित है, जबकि आप जानते हैं कि थाने चौकी के रूप में इसकी उपलब्धता दिन रात हर जगह पे है। और जो गोल्डन आवर माना जाता है, जिसमें कि ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड जो शुरुआती कुछ क्षण होते हैं, उसमें जो डिपार्टमेंट या जो सरकारी सेवक या पब्लिक जो रिस्पांस प्रॉपर अगर हो जाए तो व्यक्ति की जो है जीवन को बचाया जा सकता है। और उस दौरान गोल्डन आवर में पुलिस ने अपने आप को साबित किया है कि ये एक ऐसी संस्था है जिसको कि ऐसे समय पे और ज्यादा जिम्मेदारी दिया जा सकता है या विश्वास किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक सोच है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में या डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एसओपी है उसमें पुलिस के रोल को वक्त के साथ और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस ने अपने को साबित किया है। और साथ में ही पुलिस के साथ साथ जो कोऑर्डिनेशन किया है, इसने एक ब्रिज का काम किया। समाज में कई ऐसे एनजीओ और पब्लिक के लोग या डिपार्टमेंट के ही सरकारी डिपार्टमेंट है जो इस कोरोना का जो बेसिकली लॉकडाउन फेज में बहुत अच्छा करना चाह रहे थे, चाहे फ्री में अपना फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो। ऐसे में पुलिस ने एक ब्रिज का काम किया, पुल का काम किया और बड़े सफलतापूर्वक किया है। तो उस लिहाज से विपरीत परिस्थितियों में अपने को साबित किया है। बट इसमें मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पब्लिक का बहुत सपोर्ट रहा है और विदाउट पब्लिक सपोर्ट ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता। जी बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक का सपोर्ट रहा, उन्हें दिखा कि कार्य हो रहा है। और जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है जो दिल को छू ले तो पब्लिक तारीफ करती है। केसर भाई, जिस तरह आज पुलिस पे एक बात हो रही थी, में बहुत सारे विषय थे कि थाने पुराने के पुराने आज भी हैं, जो ग्रुप हाउसिंग है जहाँ पे पुलिस के आवासीय परिसर हैं, उनके हालात किसी से छुपे नहीं हैं। इन सब चीज़ों से भी अलग हटके अगर हम देखें तो केसर भाई बहुत सारी एक बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है, आज जिस तरह सब जगह बात होती है, लेकिन पुलिस के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी, पुलिस के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुलिस के लिए किसी भी चीज़ की एडवांस ट्रेनिंग, पुलिस के लिए पुलिस परिवार आपसी सहयोग से कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि बहुत सारे बाहर के जो एनजीओज हैं वो उसमें काम करें। इन चीज़ों की कहीं ना कहीं हमेशा कमी रहती है। और मैं देख रहा था कि अगर कुछ लोगों को छोड़ दें, जैसे आपने परमिशन ले ली तो आप बहुत अच्छे अच्छे शायरी के बड़े बड़े आयोजन कर लेते हैं, कुछ लोग और हैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिख लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं और चीज़ें कर लेते हैं। लेकिन जो आम पुलिस वाला है, जो आम लोग हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं इस चीज़ की हमेशा कमी रही है कि या तो समझ लीजिए कि वरिष्ठ अधिकारी उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए, क्योंकि मानसिक जो तनाव है उसमें जो पुलिस आए दिन अपराधियों से भी उलझती है, आए दिन पुलिस का उलझना हर तरीके के लोगों से डेली रहता है। तो ठीक है, कोरोना के काल में एक छवि बहुत सुंदर बन के आई, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे में जब दोबारा आपको उसी लाइन में जाना पड़ेगा, अब 6 महीने बाद वही तनाव, वही टकरार, वही डेली की राजनीति ऊपर से, तो उसको लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए उसे लेकर क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि जिससे कि जो एक आम सिपाही है, आम लोग हैं, वो भी अपने आप को प्रेशर से दूर रख सकें और कहीं ना कहीं जो एक एंजॉय जो होना चाहिए, जो उनको भी एक प्रतिभाओं को मैं कहूँगा निखारने के मौके मिलने चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी भी कमी दिखती है। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और उसकी शुरुआत कैसे की जाए, उसके लिए भी आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो वर्किंग आवर्स है उसको रेगुलेट करना, और जिसको हम कहते हैं कि बाकियों के लिए 8 घंटे का जो वर्किंग आवर है ये पुलिस में भी लागू करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तो यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने एक स्केल दिया था कि पर लाख पॉपुलेशन में कितना पुलिस होना चाहिए, तो उनका है कि 222 पुलिसमैन होने चाहिए पर लाख पॉपुलेशन में। लेकिन अपनी कंट्री में ये अभी भी 192 है, और ये 192 मैं सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है, तो उसके कारण क्या होता है कि जब आदमी नहीं है मौजूद तो उसका लोड दूसरे पे पड़ेगा। तो हमको वर्किंग आवर रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या है कि यहाँ पे आने के बाद चीज़ें भूल जाओ, जैसा चलता है वैसा चलाओ, उसको बदलना ज़रूरी है। हमको सेल्फ ग्रोथ, ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ, नॉलेज के ग्रोथ, स्किल के ग्रोथ और एटीट्यूड में मॉडिफिकेशन और चेंजेस ये लाने ज़रूरी हैं, और ये तभी पॉसिबल है जब हम रेगुलर ट्रेनिंग रखें। इसके साथ ही साथ हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी आदमी के बैलेंस ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए उसका फैमिली लाइफ भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। पुलिसमैन की भी एक फैमिली होती है, उसको उसके साथ रहने के लिए समय मिलना चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, छुट्टियां उसको टाइम से मिलनी चाहिए, उसके पास वीक में हॉलीडे कुछ ऑफ होना चाहिए जिससे कि वो फैमिली के साथ रह सके, उसके ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो जब तक हम ये हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं कि हमारा पुलिस ऐसा होना चाहिए, वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करना चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होना चाहिए, लोग जाएं तो उसके साथ वो मोहब्बत से पेश आए। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसको फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को हमको कम करना ज़रूरी है, तभी जाकर हम एक बेटर बिहेवियरल एक्सपीरियंस पुलिस स्टेशन में महसूस कर सकते हैं। जो पुलिस स्टेशन हमारे हैं बहुत सारे बहुत पुराने हैं, उनकी बिल्डिंग्स पुरानी हो गई है, पहले जो स्ट्रेंथ था आज उसके मुकाबले में वहाँ स्ट्रेंथ बढ़ गई है, क्राइम बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ बढ़ गए हैं। तो हमको अपने स्ट्रेंथ को, बिल्डिंग को, कैपेबिलिटी को उस हिसाब से रिवाइज करना ज़रूरी है, और हमको इस बात को समझना पड़ेगा कि आदमी जिस माहौल में होता है उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है। वो अगर खुश होगा तो सामने वाले से खुश होकर मिलेगा, अगर वो खुद स्ट्रेस आउट होगा तो शायद अपना स्ट्रेस वो दूसरे पे ट्रांसफ़र भी कर सकता है। खुश रहना भी चाहिए। अभी जी अंतिम सवाल, क्योंकि समय बिल्कुल बहुत कम है और आप सभी ने जो समय हमें दिया उसके लिए धन्यवाद भी है। अभिनव जी, क्या कहना चाहेंगे आप उत्तराखंड पुलिस के लिए, क्योंकि आप गढ़वाल आईजी भी हैं और वर्तमान में जिस तरीके से टूरिज्म के लिए भी लोगों को बोला गया है कि आप आ सकते हो, ऐसे में चैलेंज बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सिपाहियों को जो प्रथम श्रेणी में वहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं खड़े होकर? जी देखिए, उत्तराखंड पुलिस के लिए एक ये सुखद भाग्यपूर्ण बात जो है वो ये है कि चूँकि हमारे राज्य का गठन वर्ष 2000 में हुआ था, तो हमारा अधिकांश पुलिस बल जो है वो वर्ष 2000 के बाद रिक्रूट हुआ है, और हमारे अधिकांश पुलिसकर्मी जो हैं अभी भी 40 वर्ष से कम आयु के हैं। तो युवा हैं, फिट हैं, अधिकतर लोग स्वस्थ हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी देन है, और हमारे सभी युवा पुलिसकर्मी इसी उत्साह के साथ, इसी उल्लास के साथ, इसी तत्परता, इसी डेडिकेशन के साथ कोरोना से ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं इसमें डटे रहें। बहुत पुण्य का काम है। वैसे तो मैं मानता हूँ हमारी देवभूमि में किसी भी प्रकार की पब्लिक सेवा करना, लोक सेवा करना एक अपने आप में एक पुण्य की बात है, लेकिन इस कोरोना महामारी में विशेष रूप से हमारे सभी पुलिसकर्मियों को एक पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है, जनता की सेवा करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को भी विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम इस युद्ध में अपनी उत्तराखंड की जनता के लिए और यहाँ आने वाले सभी आगंतुकों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो अभिनव जी, कुछ ऐसा नहीं कहना चाहेंगे जो सबको थोड़ा सा एक हंसने को मिले आपसे, क्योंकि अधिकतर मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि अभिनव जी बड़े खतरनाक से लगते हैं, मुस्कुराते कम हैं, तो आज कुछ ऐसा मुस्कुराने का मौका तो दे दीजिए जो उनका डर खत्म हो जाए और वो आके आपको अपनी परेशानी बता लें। क्योंकि केसर भाई से मैं अभी लास्ट उन्हीं से करूंगा, एक शेयर उनका लूंगा जी। देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, मेरे साथ जो लोग काम करते हैं वो जानते हैं कि
तेज़ तर्रार होना अपनी जगह है, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे खुशगवार माहौल में मैं हमेशा काम करने की कोशिश करता हूं। और बस मैं तो यही कहूँगा कि इतनी इससे ज़्यादा सुंदर प्रदेश में मैं नहीं समझता ऐसी विकट समस्या का हमको सामना करने को मिल सकता था। तो यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ के लोगों की जो सरलता है, जो सहजता है, उसके बीच में हमारी पुलिस को काम करने का मौका मिल रहा है। तो ये तो हमारे लिए एक तरह से चुनौती जो है अपनी जगह है, लेकिन ये सौभाग्य की बात है और हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं अपने खास तौर से उत्तराखंड की जनता के और हमारी अपनी जो भी शासन में जो भी लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस को इस बीमारी से लड़ने के लिए इतनी अहम जिम्मेदारी दी है। जी बिल्कुल, एक अंतिम केसर भाई, क्योंकि आज शायद अभिनव भाई मुस्कुरा तो रहे हैं, लोगों में मैसेज तो है कि मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी शायरी हम आपसे ही ले लेते हैं अंतिम, क्योंकि वो है, और उसके बाद सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। केसर भाई। दो पंक्तियां, सिर्फ दो पंक्तियां, शायद इसमें हम लोगों का मैसेज भी है कि छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जां में कहीं रोशनी तो रहे, शहरे जां दिल का शहर, छुप के सीने में एक आग सी तो रहे, शहरे जां में कहीं रोशनी तो रहे। और यह है दौरे हवस, एज ऑफ ग्रीड डिज़ायर्स, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, यह है दौरे हवस लेकिन ऐसा भी क्या, आदमी कम से कम आदमी तो रहे, आदमी कम से कम आदमी तो रहे। बहुत खूब। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिनव कुमार जी, केसर खालिद जी और संजय गुंजाल जी। इनसे हमने जाना कि वास्तविकता क्या है, कि हर जो वरिष्ठ है चिंता उसको भी है और अपने मातहतों की किसे चिंता नहीं रहती, हर किसी को रहती है। फर्ज हमारा भी है कि हमें भी आज आगे बढ़कर इन जो कोरोना के वक्त जो पुलिस जो कार्य कर रही है, जो डॉक्टर्स कार्य कर रहे हैं, कि हम भी मिलजुल कर इनके लिए कुछ करें। इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।